गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। अब हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेकेंड, लीग ऑफ नेशंस, ओरिजिन, मेंबरशिप्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत हमने बात की इंट्रोडक्शन की। ओरिजिन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस में हमने बात की योजनाओं की, लीग टू इन्फोर्स पीस एंड थेफ्ट योजना, ब्राइस योजना, और आज हम करेंगे स्मट्स योजना और कर्नल हाउस योजना। स्मट्स योजना और कर्नल हाउस योजना के बारे में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के विषय में, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था और इसमें कुछ एक राष्ट्रों ने मिलकर अपनी भूमिका अदा की थी। तो कैसे कैसे ये भूमिका अदा की, हम उसके बारे में बात करते जा रहे हैं। तो फ्रांसीसी तथा फिलिमोर प्रतिवेदन की हम बात करें तो हम बात करेंगे कि युद्ध के अंतिम वर्षों में कई रोचक योजनाएं सामने आई, जिनसे राष्ट्र संघ का स्वरूप तथा विचार अधिकाधिक स्पष्ट होता गया। 17 जुलाई 1917 को फ्रांसीसी प्रधानमंत्री रिवॉन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार करने के लिए लियोन बोर्जियास की अध्यक्षता में 14 सदस्यों की एक समिति का गठन किया। इस समिति द्वारा जून 1918 में शांति सम्मेलन के राष्ट्र संघ आयोग के सामने एक योजना प्रस्तुत की, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और ये रिपोर्ट पहले ही राष्ट्र संघ के विषय संबंधी योजनाओं से अधिक व्यापक एवं सबल थी। इसकी मुख्य विशेषताएं, सिफारिशें निम्नलिखित थी। पहली है, प्रस्तावित राष्ट्र संघ की सदस्यता का द्वार सभी राष्ट्रों के लिए खुला रहेगा। जबकि आपने लीग टू इन्फोर्स पीस और थेफ्ट योजना में क्या देखा था कि ये जो योजना थी इसमें सभी राष्ट्रों को शामिल नहीं किया गया था, यानी इस योजना की दुर्बलता थी कि इसमें राष्ट्रों को समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया, इसकी सदस्यता सर्वव्यापी नहीं थी। लेकिन हम जब फ्रांसीसी तथा फिलिमोर प्रतिवेदन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिफारिश थी वो यही थी कि प्रस्तावित राष्ट्र संघ की सदस्यता का द्वार सभी राष्ट्रों के लिए खोल दिया जाए, परंतु आरंभ में कुछ प्रमुख राज्य ही इसके सदस्य होंगे, ये बात भी कही गई। नंबर 2, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का कार्य करेगा। और ये पहले भी आपने देखा टेफ्ट योजना में भी और ब्राइस योजना में भी कि दंड उपलब्धता की व्यवस्था की गई थी, अर्थात वैधानिक मामलों को सुनवाई और फैसले के लिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक बतलाया गया था। और यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का कार्य करेगा। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, संघ के कार्यों का संपादन करने के लिए एक सचिवालय का गठन किया जाएगा, एक ऑफिस बनाया जाएगा और सचिवालय में सदस्य राज्यों के नागरिकों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। चौथे नंबर पर हम जिस सिफारिश की बात कर रहे हैं वो है जन स्वास्थ्य, वाणिज्य, व्यापार और औद्योगिक विकास के बारे में, कि जन स्वास्थ्य, वाणिज्य, व्यापार और औद्योगिक विकास, वित्त एवं मुद्रा समायोजन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा मानव कल्याण के अन्य कार्यों का संपादन करने के लिए सहायक संस्थाओं की स्थापना होगी। प्रतिवेदन में, सिफारिश में इन संस्थाओं की रूपरेखा के संबंध में भी चर्चा की गई। कौन कौन सी संस्थाओं के बारे में बात की गई? जन स्वास्थ्य, वाणिज्य, व्यापार और औद्योगिक विकास, वित्त एवं मुद्रा समायोजन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा मानव कल्याण। इनसे संबंधित जितने भी कार्य होंगे उनसे संबंधित संस्थाओं का गठन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इंग्लैंड के उप विदेश मंत्री रॉबर्ट सेसिल ने सुझाव दिया कि तत्कालीन विदेश मंत्री आर्थर बाल्मोर ने 1913 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की योजना पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश न्यायवेत्ता फिलिमोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ और संगठन की योजना पर विचार विमर्श करना।
इस समिति ने अनेक स्थायी शांति योजनाओं का अध्ययन करके सन 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो फिलिमोर प्रतिवेदन के नाम से पुकारी जाती है। इस प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई कि किसी भी राष्ट्र को अपने विवादों को या अपने विवादों के लिए विवेचना करने के लिए संगठन के समक्ष भेजे बिना युद्ध प्रारंभ करने का अधिकार नहीं होगा। पहले वो अपने विवाद को कहाँ भेजेगा? संगठन के समक्ष भेजेगा। इससे पहले वो युद्ध प्रारंभ नहीं करेगा अगर किसी प्रकार का कोई विवाद किसी देश के साथ है तो। अंत में यही उपबंध राष्ट्र संघ के विधान का 12वां अनुच्छेद बना। फिलिमोर प्रतिवेदन का दूसरा सुझाव ये था कि यदि कोई राष्ट्र उपर्युक्त उपायों की अवहेलना करके युद्ध आरंभ कर दे तो समस्त सदस्य राष्ट्र सम्मिलित रूप से उसे दंडित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ऐसे राज्य के विरुद्ध सैनिक एवं आर्थिक कार्रवाई करने की व्यवस्था थी। हम बात करेंगे स्मट्स योजना की। फिलिमोर योजना के बाद स्मट्स योजना सामने आई। इस योजना को ब्रिटेन की युद्ध परिषद के सदस्य तथा दक्षिण अफ्रीकी संघ के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स ने प्रस्तुत की। इस योजना की कुछ एक विशेषताएं थी अपनी स्वयं की। इसमें फिलिमोर योजना की आर्थिक और सैनिक कार्रवाई से संबंधित उपबंध को शामिल किया गया। इसके द्वारा एक साधारण सम्मेलन के साथ साथ राष्ट्र संघ के लिए एक परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। परिषद में 2 तरह के सदस्यों के लिए व्यवस्था थी, बड़े राज्यों के स्थायी सदस्य और अन्य छोटे राज्यों के अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य बड़े देशों से और अस्थायी सदस्य छोटे राज्यों से। परंतु स्थायी तथा महान सदस्य के बहुमत की सिफारिश जो की गई थी तो उसमें हम ये ध्यान रखें कि राष्ट्र संघ के विधान को अंतिम रूप देते समय उक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया गया। इतना ही नहीं, स्मट्स ने टर्की, रूस तथा ऑस्ट्रियाई साम्राज्यों के उपनिवेशों पर नियंत्रण स्थापित रखने के लिए भी एक प्रकार की पद्धति का सुझाव प्रस्तुत किया और वो पद्धति थी मैंडेट सिस्टम। उन्होंने अपनी योजना में एक स्थायी सचिवालय को स्थापित करने का भी सुझाव दिया। इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हो कि स्मट्स द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र संघ संप्रभु राज्यों के एक स्थायी सम्मेलन के रूप में दिखाई देता है। यानी कौन से राज्य होंगे? संप्रभु। संप्रभु कौन होते हैं? जिनके पास अपने स्वयं की संप्रभुता होती है, यानी वो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम होता है, समर्थ होता है और स्वतंत्र होता है। अब हम बात करेंगे कर्नल हाउस योजना की। कर्नल हाउस योजना एक लंबी चौड़ी योजना के रूप में हमारे सामने आई थी और इसमें युद्ध समाप्त होते होते राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु जो योजनाएं प्रस्तुत की जा रही थी उसी कड़ी में ही हम इस योजना के बारे में बात करेंगे। सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की योजनाएं आपने देखी, परंतु उन सबका उद्देश्य लगभग एक समान था क्योंकि वे सभी अंतरराज्यीय संबंधों में तथा विवादों का नियमन करने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में थी। ब्रिटेन ने अपनी योजना को राष्ट्रपति विल्सन के पास विचार के लिए भेज दिया। इन योजनाओं के प्राप्त होने पर राष्ट्रपति ने कर्नल हाउस से इस संबंध में एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। कर्नल हाउस ने अपने विचार प्रस्तुत किए और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। यह ड्राफ्ट क्या था? 16 जुलाई 1918 को कर्नल हाउस ने अपनी योजना को राष्ट्रपति के सामने पेश किया। यह योजना एक छोटा सा प्रलेख थी, यानी कि रिपोर्ट थी। इसमें प्रस्तावित संघ के लिए एक स्थायी सचिवालय और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। आक्रमण के विरुद्ध पूर्ण नाकेबंदी का सुझाव दिया गया। ये क्या होता है? जब कोई आक्रमण होता है तो सभी मिलकर उसको रोकने के लिए एक प्रकार की नाकेबंदी लगा दें, उसको रोक दें। योजना में निशस्त्रीकरण की सिफारिश की गई थी, यानी सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं या विश्व के जो राष्ट्र हैं वो निशस्त्रीकरण की व्यवस्था को अपनाएं, यानी शस्त्र जो है वो कम से कम रखें, ज़्यादा जमा ना करें, शस्त्रों का निर्माण ना किया जाए।
राष्ट्र संघ के सदस्यों को क्षेत्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आश्वासन भी मिलना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया। इस प्रकार हाउस योजना नैतिक आदर्शों एवं व्यावहारिक सुझावों का मिश्रण थी। राष्ट्रपति विल्सन ने हाउस योजना पर विचार किया और उसमें कुछ सुधार किए, कुछ उपबंधों को अस्वीकार किया गया, कुछ नए उपबंधों को जोड़ा गया और इस प्रकार राष्ट्रपति ने स्वयं राष्ट्र संघ का प्रथम प्रारूप तैयार किया। यह प्रारूप हाउस योजना से कुछ मुद्दों में भिन्न था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की योजना को स्वीकार नहीं किया गया था, परंतु एक नए उपबंध को शामिल कर लिया गया था जिसका संबंध सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग से था। निशस्त्रीकरण के संबंध में यह व्यवस्था की गई कि उसका मापदंड घरेलू सुरक्षा के आधार पर किया जाएगा। अंत में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में पारित कर दिया गया और इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध समाप्त होते होते अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विचार काफी स्पष्ट हो गया था। इसी पृष्ठभूमि में पेरिस में शांति व्यवस्था पर विचार करने के लिए शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्र संघ के विचार को मूर्त रूप दिया गया। हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में बात करेंगे पेरिस शांति सम्मेलन और राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। धन्यवाद।